गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 के सभी बच्चों का नागरिक में स्वागत है। आज हम लोग नागरिक शास्त्र के अध्याय 2 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सामाजिक भेदभाव। तो बच्चों, आप लोगों ने पिछले अध्याय को पढ़ा है, जिसका शीर्षक था भारत विविधताओं का देश है। तो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। ये तो हम लोग पहले ही अध्याय से जान चुके हैं कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज, धर्म तथा उपासना की विधियाँ अलग अलग हो सकती है। यह हमारी विविधता है, लेकिन अगर हम इसके आधार पर लोगों एवं समुदायों के बीच श्रेष्ठ एवं निम्न होने का अंतर करने लगे तो यह भेदभाव है। आप अपने आसपास होने वाले इस प्रकार के अंतर का अनुभव किए होंगे। कभी कभी इस प्रकार का भेदभाव सामाजिक असंतोष उत्पन्न करता है। इस अध्याय में सामाजिक भेदभाव के कारण एवं इसे मिटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सामाजिक भेदभाव किस प्रकार के होंगे उसको हम लोग यहाँ जानते हैं। सामाजिक भेदभाव एवं पूर्वाग्रह। तो सामाजिक भेदभाव के स्वरूप क्या हो सकते हैं, जैसा कि दिया हुआ है। लैंगिक भेदभाव, जैसा कि यहाँ देखिए, लैंगिक भेदभाव, भाषाई भेदभाव, जातिगत भेदभाव, धर्म आधारित भेदभाव, शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव, ये सामाजिक भेदभाव के स्वरूप हो सकते हैं। इसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यह भी जाने कि पूर्वाग्रह क्या है। पूर्वाग्रह का अर्थ है कि पूर्व निर्णय अर्थात किसी मामले के तथ्यों को जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जगह विशेष का भूगोल हमें एवं हमारी आदतों को प्रभावित करता है। जब कभी आप अपने से भिन्न व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। कुछ लोग वैसे लोगों को चिढ़ाते हैं या मजाक उड़ाते हैं, जो सर्वथा गलत है। सामान्यतः ऐसे लोगों के बारे में लोग नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लोग खुद को अपने ही जैसे लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। पूर्वाग्रह एवं भेदभाव व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। सामाजिक स्तर पर यह सब मिलेगा, पूर्वाग्रह हो चाहे भेदभाव हो। तो आइए एक क्रियाकलाप करके हम लोग देखते हैं। इसके लिए एक नीचे आपका बॉक्स दिया हुआ है, जिसमें गांव एवं शहरों में रहने वाले लोगों से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं। जो आपको सही लगे उसको सही का निशान लगाइए, जो आपको माने लगता है कि गलत है तो उसको गलत कर दीजिए, ठीक है। तो जो आपको सही लगता है उसको दीजिए, अपना राय देना है। तो आइए पहले हम लोग यहाँ देखते हैं ग्रामीण लोग, उसके बाद शहरी लोग। इसमें आपको कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा सही लगेगा, उसको सही का निशान लगाइए, बाकी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आप इस पर टिक लगाइएगा, जैसे कि आपका क्या ख्याल है ग्रामीण लोगों के बारे में। चलिए हम लोग यहाँ से करते हैं। गाँव के लोगों में पिछड़ापन होता है। आपका क्या ख्याल है। अगर आपका ख्याल है कि गांव के लोगों में पिछड़ापन होता है तो आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे, और यदि आपका ख्याल है कि ऐसा नहीं होता है तो उसको छोड़ देंगे, लीव कर देंगे उसको, ठीक है। उसी प्रकार शहरों की अपेक्षा ग्रामीण अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं होते। उसी प्रकार मैं पढ़ते जाऊँगा, आप अपने किताब में इसको टिक करेंगे, ठीक है। आप अपना जैसा सोचते हैं, सभी का सोच अलग अलग हो सकता है। हर एक बच्चा का जानकारी, जो पूर्व से जो जानकारी है उनको, उसके बारे में या सोचना उनका है, वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए आप ऐसा प्रयास करेंगे। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं होते। ग्रामीण अंधविश्वासी एवं अज्ञानी होते हैं। कृषि में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते। ग्रामीण शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। फसल की बुआई एवं कटाई के समय ग्रामीणों को आराम करने का मौका नहीं मिलता। आपको जैसा लगता है वैसा टिक करिए। उसके बाद हम लोग शहरी लोग में आएंगे। तो शहरी जीवन बड़ा आरामदायक होता है, ऐसा लोग मानते हैं। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ऐसा आपको लगता है तो आप भी यहाँ सही का निशान लगा सकते हैं, और ऐसा अगर नहीं लगता है आपको तो आप उसको खाली रहने दीजिएगा। शहरों के लोग आलसी होते हैं। शहरी लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वे भरोसे के योग्य होते हैं। शहरों में रहना बहुत महंगा होता है। देखिए ऊपर का जो कथन हम लोग पढ़ें उसके आधार पर आपको कैसा लगा, उस पर हम लोग आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं। इन कथनों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ कथन ग्रामीणों को अंधविश्वासी एवं अज्ञानी तथा शहरी को आलसी एवं आराम पसंद बताते हैं। क्या ऐसे कथन हमेशा सही होते हैं? कुछ लोगों के साथ इस प्रकार के कथन सही हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश के साथ नहीं। हमेशा ऐसा सही हो ये जरूरी नहीं है।
अतः हम प्रायः किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं, जो हमेशा सही नहीं होता है। इसे ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। जो हम पहले से नकारात्मक राय बना लिए हैं किसी चीज़ के बारे में, इसे ही हम लोग पूर्वाग्रह कहा जाता है। लोगों को आलसी, कंजूस या चालाक मानना पूर्वाग्रह है। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की भाषा, खान पान आदि को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, जिस कारण अपने से भिन्न परिवेश में रहने वाले लोगों की भाषा, खान पान आदि का सम्मान नहीं कर पाते हैं। यह पूर्वाग्रह का कारण हो सकता है। जैसे अगर आप अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ मान लिए हैं तो अन्य भाषा के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही राय, धर्म, क्षेत्र व रंग रूप के संबंध में भी होता है। कभी कभी पूर्वाग्रह का इतना दृढ़ होता है कि हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव प्रारंभ कर देते हैं एवं उन्हें उनके अधिकार से वंचित करने का प्रयास करने लगते हैं। इस प्रकार का बर्ताव भेदभाव कहलाता है। कुछ गाँव में कुछ लोगों को सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की मनाही होती है। यह भेदभाव का उदाहरण है। इस प्रकार के कुछ और उदाहरण खोजिए। आप अपने गांव में इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। रूढ़िवादी धारणा। जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि या धारणा बना लेते हैं तो इसे रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कमज़ोर, मजबूत, अपराधी या धोखेबाज कहते हैं। यह रूढ़िवादी धारणा का उदाहरण है। हर मनुष्य, चाहे उसका धर्म, उसकी भाषा, उसका क्षेत्र, लिंग आदि कुछ भी हो, उसके पास कुछ विशिष्ट गुण होता है। रूढ़िवादी धारणा हमें इन गुणों को देखने से रोकता है। उदाहरण के लिए ऐसा कहना कि किसी खास जाति के लोग अपराधी होते हैं गलत और रूढ़िवादी धारणा है, क्योंकि अपराधी तो हर जाति में हो सकता है। पूर्वाग्रह की तरह रूढ़िवादी धारणा भी समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाले भेदभाव का कारण हो सकती है। यह भेदभाव स्त्री पुरुष के बीच या विभिन्न लोगों के बीच हो सकता है। भेदभाव का एक और कारण लोगों का जीवन स्तर है। समाज में लोग अमीर और गरीब हो सकते हैं। किसी के गरीब होने के कारण उसके साथ स्कूलों, दफ्तरों या अन्य जगहों पर इस तरह के बर्ताव हो सकते हैं जिससे वह असहज महसूस कर सकता है। आइए हम देखें लड़का और लड़की के बीच अंतर। तो यहाँ नीचे कुछ अंतर दिया गया है, जिस अंतर को हमें नीचे के कॉलम में भरना है। एक तरफ लड़का लिखा हुआ, दूसरे तरफ लड़की लिखी हुई है। तो इन अवधारणाओं को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने अनुभव के आधार पर इसको किधर होना चाहिए, लड़के की तरफ होना चाहिए, लड़की की तरफ होना चाहिए, अपना समझ के इसको लिखिए। जैसे यहाँ से शुरू होंगे। वे मजबूत एवं कठोर होते हैं, वे कोमल होते हैं, रोना इन्हें शोभा नहीं देता। इन्हें घर के काम में अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। गुड़िया इनके खेलने के लिए बना है। लंबा बाल रखना इन्हें अच्छा नहीं लगता। वे शरारती होते हैं। वे खाना पकाना अच्छी तरह से जानते हैं। वे नृत्य करना पसंद करते हैं। इसको आप इधर भरिए लड़का और लड़की में। अगर कथन पे आप ध्यान देंगे तो कथन उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं है, पर गौर कीजिए। इस कथन से आप क्या समझ सकते हैं? अपनी जिज्ञासा के लिए समाज के विभिन्न लोगों से पूछिए। अधिकांश लोगों का मत है कि यह कथन लड़कों की ओर इंगित करता है। लड़का एवं लड़की दोनों को रोने का मन कर सकता है जब वे दुख या भय का अनुभव करें। हम यह अनुभव करते हैं कि घर में जब कोई लड़का गिर कर रोने लगता है तब उसके माँ, बाप या अन्य लोग उसे कहते हैं कि अरे चुप हो जा, लड़के रोते नहीं। धीरे धीरे वो लड़का जब बड़ा होता है तो वह सीख चुका होता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। रोना कमजोरी की निशानी है। पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा के कारण हम लड़कों एवं लड़कियों से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, जैसे उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए आदि। इन मान्यताओं को हम बिना सोचे मान लेते हैं, जो उनके साथ भेदभाव का कारण हो सकता है। अगर हम किसी को उस काम को करने से रोकते हैं जिसे वह कर सकता है तो उस पर इसका बुरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमज़ोर आंकने के कारण सैन्य सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं है। जातीय भेदभाव। आप अपने आसपास के लोगों को अनेक कार्य करते देखते होंगे। उदाहरण के लिए इसको हम लोग पूरा करेंगे उससे पहले हम लोग यहाँ एक पढ़ते हैं जेम के द्वारा दिया हुआ दे ताली। इससे हमें कुछ समझने में मदद मिलेगी। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं एक बालक और उसकी एक बहन है जो आपस में बातचीत करते हैं, फिर उसे मम्मी से बातचीत करते हैं। तो आइए देखते हैं। और फिर वो अपने दोस्त से मिलने जाता है और वहाँ पर क्या माहौल होता है, क्या बातचीत होता है, इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। सह्याद्री नगर सीमा और उसके भाई सुनील का घर है। ये
सुनील कहता है, अरे हमारे पड़ोस में एक नया परिवार आया है। उसकी बहन कहती है, हाँ मुझे पता है, विपुल मेरे ही क्लास में है। तो फिर सुनील कहता है, माँ मैं तो खेलने जा रहा हूँ। मम्मी कहती है, अच्छा बेटा जल्दी आना। सीमा तू यहाँ क्या कर रही है, घर का कितना काम बाकी है। सीमा की मम्मी सीमा को बोलती है। अब वह सुनील विपुल के घर पहुँचता है मिलने के लिए, और विपुल के घर जाके विपुल से पहचान बनाता है। हेलो विपुल, मैं सुनील पास में रहता हूँ। सुनील को विपुल बोलता है, हेलो सुनील, चलो खेलने चलें। उसके बाद घर के काम आपका विपुल है, विपुल पहले बताता है कि चलते हैं, पर मैं पहले घर का काम पूरा कर लूँ। इस पर सुनील बोलता है, घर के काम क्यों, मम्मी नहीं है। फिर विपुल जवाब देगा, वो दूसरे काम कर रही है। देखिए सुनील क्या काम कर रहा है, दीदी लो शरबत पियो। अपने दीदी के लिए शरबत लेके जाता है और सुनील को भी शरबत पिलाता है। दीदी तुम भी खेलने चलो। उसकी दीदी भी तैयार हो जाती है, हाँ चलो। उसकी मम्मी बोलती है, जल्दी आना। उसके बाद रास्ते में जब लोग जाते हैं खेलने के लिए, तो सुनील पूछता है, तुम लड़कियों वाले काम करते हो। विपुल, काम कोई लड़की लड़की वाला नहीं होता, घर में सब मिलजुल कर काम करते हैं। क्या घर के काम करना, खाना बनाना लड़के को ऐसा करना चाहिए, लड़कों को ऐसा करना चाहिए। उसकी बहन, विपुल की बहन बोलती है, हाँ क्यों नहीं, इसमें बुराई क्या है। हमारे पापा कभी तैयार होने में हमारी मदद करते हैं और कभी मम्मी को खाना बनाने में। और ये सुनील और सीमा का घर है। सीमा खेलने के लिए चलोगी। सीमा कहती है, नहीं मुझे बहुत काम है, कुछ काम मैं कर देता हूँ। ये सुनील का कहना है, कुछ काम मैं कर देता हूँ, तुम करोगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे। तो सुनील बोलता है, वो भी खुश हो जाएंगे, काम भी तो जल्दी हो जाएगा, फिर हम दोनों साथ खेलेंगे और पढ़ेंगे। और उसके बाद खेलने चले जाते हैं। और जब खेल कर लौटते हैं, देखिए आज कितना मज़ा आया। उसकी बहन सीमा इसी बात पे दे ताली। वो उसको खेलने का मौका मिलता है सीमा को। पहले सीमा सिर्फ घर का काम करती थी। इस तरह ये हम लोग यहाँ से समझते हैं जेम की डायरी से। उसके बाद आगे इसको हम लोग पढ़ते हैं। जातीय भेदभाव किस प्रकार के होते हैं उसके उदाहरण हम लोग देखेंगे। जातीय भेदभाव यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हमारे समाज में व्याप्त है। कृषि कार्य, मछली पकड़ना, पढ़ना, लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाना, कपड़ा सिलना आदि, ये सभी कार्य लोगों को आजीविका के साधन हैं। समाज के लोग इन कार्यों को समान महत्व का नहीं समझते। कुछ कार्य जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, कचड़े उठाना आदि को कम महत्व का तथा इसे करने वालों को निम्न दर्जे का समझा जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें आज बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। प्राचीन काल में जाति व्यवस्था अत्यधिक दृढ़ थी। जन्म के अनुसार जाति का निर्धारण होता था। लोग अपनी जाति के व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य थे। निम्न समझे जाने वाले कार्य करने वालों की सामाजिक स्थिति और भी बदतर थी। ऐसे लोगों को अछूत कहा जाता था। अछूतों को उसके सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। उदाहरण के लिए वे स्कूलों में अन्य जाति के बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते थे। मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित था। सार्वजनिक कुओं से पानी लेना उनके लिए संभव नहीं था। वर्तमान समय में भी हमारे समाज में विभिन्न जातियाँ रहती है। कोई व्यक्ति चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, विभिन्न व्यवसाय को आजीविका के रूप में अपना सकता है। अब जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के स्तर में बहुत कमी आई है, जो हमारे समाज की एकता के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार के भेदभाव को रोका जा सकता है जब हर कार्य को एक समान महत्व का समझा जाए। पिछले पृष्ठ के चित्रों को ध्यान से देखेंगे हम लोग। अभी पीछे जाएंगे और देखेंगे उन चित्रों में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी शारीरिक बनावट हमसे भिन्न है। इन्हें विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग कहा जाता है। ये दया के पात्र नहीं हैं। इन्हें भी समाज में वह अधिकार चाहिए जिसके वे हकदार हैं। हमें इनके प्रति सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए। आइए इसको देखते हैं हम लोग और इनके विचारों को भी जानते हैं। ये देखिए दिव्यांग है ये, इनका क्या सोचना है। मैं चल नहीं सकती, मुझे लोग अजीब नज़रों से देखते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या मैं अजीब दिखती हूँ? इनका भी सवाल है, सही सवाल है इनका भी। क्या ये अजीब दिखती है? अब देखिए इनका क्या सवाल है। मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पापा कहते हैं अंधे बच्चे पढ़ नहीं सकते, क्या मैं पढ़ नहीं पाऊँगी? अब ये देखिए लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं शरीर के साथ साथ दिमाग से भी कमज़ोर हूँ। ये दिव्यांग जरूर हैं मगर इनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए हमें।
एक यहाँ से आते हैं ईरा सिंघल के बारे में जानते हैं, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ईरा सिंघल वर्ष 2014 की यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की अधिकारी है। इन्होंने इस सफलता को चौथे प्रयास में प्राप्त किया। ये स्क्लेरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित हैं। इनके कारण इनकी रीढ़ की हड्डी प्रभावित है तथा बाजुओं की गति सही नहीं है। इस मुकाम को हासिल करने वाली वह पहली दिव्यांग है। सन 2010 में भारतीय राजस्व सेवा की परीक्षा में सफल होने के बाद शारीरिक अक्षमता के कारण इन्हें अधिकारियों ने पद देने से मना कर दिया था। उन्होंने हार नहीं मानी और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला रखा, जिसके फलस्वरूप 4 साल बाद ईरा के पक्ष में निर्णय दिया गया। वे कई निजी कंपनियों में उच्च पद को सुशोभित कर चुकी हैं। ये थी कहानी ईरा सिंघल की। अब हम लोग देखते हैं कि समानता के लिए आंदोलन भी करना पड़ता है। ये देखिए, दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी लोग समानता के लिए संघर्ष करते रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में लोग ब्रिटिश शासन से मुक्ति एवं समाज में व्याप्त असमानता को खत्म करने के लिए आंदोलनरत थे। दलितों, औरतों, जनजातीय समाज और किसानों ने अपने जीवन के उन सभी क्षेत्रों में गैर बराबरी का जमकर विरोध किया जो उन्हें नीचा दिखाने के लिए किए जाते थे। इनमें मुख्य देखिए, इन लोगों का मुख्य रोल रहा स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फुले और राजा राम मोहन राय का। मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर काफ़ी संघर्ष किया। महिलाओं ने अपने लिए पुरुषों के समान शिक्षा के अधिकार की मांग की। किसानों और जनजातियों ने जमींदारों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। ये जमींदार उनका कई तरह से शोषण करते थे। उनके इस संघर्ष को हमारे विभिन्न समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, ज्योतिराव फुले जैसे विचारकों ने काफ़ी बल दिया। भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी समाज में होने वाले भेदभाव एवं इसके खिलाफ लोगों के द्वारा किए गए संघर्ष से परिचित थे। अतः हमारे संविधान में समाज में समानता लाने एवं भेदभाव को मिटाने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। चलिए, पहला प्रावधान को हम जानते हैं। संविधान के इधर कुछ संविधान सभा के कुछ इधर सदस्य हैं चित्र में। पहला, भारत का हर नागरिक कानून की नज़र में समान है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत अपराध है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। 2 नंबर, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य की नज़र में सारे धर्म समान है। यहाँ के लोगों को अपनी पसंद के धर्म को मानने की आज़ादी है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न धार्मिक उत्सवों में हम सभी इकट्ठा होते हैं एवं एक दूसरे का सम्मान करते हैं। 3 नंबर, सभी लोगों को अपनी पसंद का पेशा चुनने का अधिकार है। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर प्राप्त है, लेकिन संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार महिलाओं और पिछड़े हुए समुदायों के लिए विशेष कदम उठा सकती है। वर्तमान में निम्नलिखित वर्ग सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं: महिलाएं एवं बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग। सरकार का यह कर्तव्य है कि कमज़ोर एवं पिछड़े वर्गों को सामाजिक भेदभाव से न्याय दिलाएं। 4 नंबर, हम विभिन्न भाषाओं को सीखने एवं बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। अतः हम भारतीय के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता को खत्म करना होगा ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे। इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर वाला भाग अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।